तो फेट मैप्स में हम करते क्या हैं, ठीक है। तो सपोज़ आपके पास एक एम्ब्रियो है जिसमें कि लेट अस अज्यूम कि इसमें 8 सेल्ड एम्ब्रियो है, ठीक है। अब होगा क्या कि मुझे ये जानना है कि ये वाला जो इसका सेक्शन ऑफ सेल है, ये जो सेल है बेसिकली, ये फ्यूचर में जब अडल्ट की फॉर्मेशन होगी तो उसमें एक कौन सा पार्ट फॉर्म करता है। ये इस चीज़ की स्टडी जो है वो मैं फेट मैप से करती हूँ, ठीक है। जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं वो लेटर ऑन कौन सा सेल कौन से अडल्ट पार्ट की फॉर्मेशन करेगा, इसको जब हम स्टडी करते हैं ये हम फेट मैप से स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं, हम इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ताकि हमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अच्छे से समझा जाए इसलिए ट्रेसिंग ऑफ सेल लीनेज वाज यूज्ड। ट्रेसिंग ऑफ सेल लीनेज का मतलब क्या है, दैट इज़ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सपोज बहुत ढेर सारे सेल्स हैं एम्ब्रियो के, 7-8 सेल्स हैं। तो हमने क्या किया, हमने उन सेल्स को पकड़ा एक एक करके मैंने उनकी स्टडी करी कि ये सेल किसकी फॉर्मेशन करता है। से ही आपके हार्ट के सेल्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो मुझे ये पता चला, इसी को हम सेल लीनेज कहते हैं। दैट इज़ कि एम्ब्रियो का सेल्फ लेटरली क्या बन रहा है, इसको जो हम पैटर्नल फॉर्म में पढ़ते हैं इसी को हम सेल लीनेज कहते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टडी हमने करी टू नो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। अब इससे होता क्या है, दैट इज़ इससे हमें जो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि इससे अगर आपका हार्ट में कोई डिजीज़ है, वो बॉर्न डिजीज़ है, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ तभी से वो डिजीज़ थी, तो हम ये पहले से पता कर सकते हैं कि आपके जो जो फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स है वो अच्छे से होगी या नहीं होगी। अगर जब एम्ब्रियो बन ही रहे हैं जाइगोट से, अगर उसी टाइम पे हमें पता चल जाता है कि एक सेल उसमें ख़राब हो गया है एंड सपोज़ वो सेल आपका किडनी बनाने वाला था, ठीक है। तो अब हमें पता है कि वो किडनी बनाने वाला जो सेल है वो ऑलरेडी ख़राब है, तो हमें पता चल जाएगा कि किडनी लेटर डैमेज्ड बनेगी, डिस्ट्रॉयड बनेगी, डिटोरिएटेड बनेगी। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं उस एम्ब्रियो को मोर डेवलपमेंट को, या फिर अगर हमें पता है कि हम उस एम्ब्रियो को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे उसका उस डैमेज्ड किडनी सेल को, जो प्रोजेनिटर ऑफ किडनी सेल है, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम उन डोजेस को फीमेल को देंगे एंड उससे मे बी वो एम्ब्रियो ठीक हो जाए एंड नॉर्मल अडल्ट की फॉर्मेशन हो, ठीक है। और अगर हमें पता है कि ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है जिससे कि हम उस एम्ब्रियो को ठीक कर सकें, उस सेल को ठीक कर सकें, तो ऑब्वियसली हम जो डॉक्टर्स होंगे वो यही रिकमेंड करेंगे कि आप उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर लीजिए, करेक्ट। सो दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ताकि हम क्या कर सकें, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अच्छे से समझ सकें। ट्रेसिंग ऑफ सेल लीनेज वॉज यूज्ड, हमने सेल लीनेज की स्टडी करी, ठीक है। अब इसमें होता क्या था, दैट इज़ इंडिविजुअल सेल टू सी व्हाट आर सेल्स और सेल्स बिकम इन अडल्ट, ठीक है। इसमें क्या किया जाता था, इंडिविजुअल सेल ऑफ एन एम्ब्रियो को देखा जाता था, चेक किया जाता था कि वो अडल्ट स्ट्रक्चर में क्या बन रहे हैं, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ सच स्टडी, जब हमने सेल लीनेज की स्टडी करी तो उससे क्या हुआ, वन कैन कंस्ट्रक्ट अ फेट मैप, इससे क्या बनाए जा सकते थे, फेट मैप्स बनाए जा सकते थे। एंड फेट मैप्स कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फेट मैप्स, ये साइंटिस्ट से, रिसर्चर से बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं टू नो द एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी की जो रिसर्चेस होती हैं वो इसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा कराई जाती हैं। इट प्रोवाइड्स इन रिसर्चर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्ब्रियो एंड अडल्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये क्या करता है, रिसर्चर्स को हेल्प करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग एम्ब्रियो एज वेल एज रिगार्डिंग अडल्ट स्ट्रक्चर्स। अब हम ये देखेंगे कि आपके फेट मैप्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एंड वेरी बेसिक तरीका है बाय द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कि हम क्या करें, डायरेक्टली लिविंग एम्ब्रियो को ऑब्जर्व कर लें। अब ऑब्वियस बात है कि हम हर किसी लिविंग एम्ब्रियो को तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लाइक अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियो को ऑब्जर्व करने चले, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। तो हम इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं समझ सकते, तो इसमें हम किस टाइप के सेल्स की स्टडी करेंगे अब हम वो देखेंगे, और हम कैसे समझते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ फॉर एम्ब्रियो विद वेरी फ्यू सेल, ऐसे एम्ब्रियो को इनमें लिया जाता है जिनके पास क्या बहुत ज़्यादा कम सेल्स हों। ऐसा क्यों लिया जा रहा होगा, ऑब्वियस बात भी है कि अगर उसमें बहुत ढेर सारे सेल्स होंगे लाइक ह्यूमन मैमल्स की तरह, तो उन सेल्स को स्टडी करना क्या हो जाएगा, लेटरली डिफिकल्ट हो जाएगा, करेक्ट। सो दैट इज़ वाई एम्ब्रियोज आर दोज एम्ब्रियोज आर यूज्ड विच हैव द वेरी फ्यू सेल, जिनके पास कम सेल्स हों, ठीक है। और अगर वो फ्यू सेल्स, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास 2 सेल्स हैं, दोनों के दोनों ही सेम रंग के, जैसे कि ग्रीन कलर शो कर रहा है, तो दोनों के दोनों ही अगर ग्रीन रंग के हैं, और वहीं पे मैंने एक और एम्ब्रियो की स्टडी करी, एक में ब्लैक कलर का सेल है और एक में ग्रीन कलर का सेल है, तो होगा क्या कि मैं इनका लीनेज बहुत इजीली समझ पाऊंगी क्योंकि अलग अलग कलर से पिगमेंटेड है ना। एक जो होगा ब्लैक कलर के सेल्स बनाएगा, एक ग्रीन कलर के सेल्स बनाएगा, तो ऑब्वियस बात है मैं इसकी स्टडी बहुत इजीली कर लूँगी रादर इसकी स्टडी से, क्योंकि ये दोनों के दोनों तो सेम कलर शो करेंगे, तो ऑब्वियस बात है मुझे इनकी स्टडी करने में थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी देन इनके सेल्स से।
करेक्ट। तो इसीलिए साइटोप्लाज्म ऑफ अर्ली ब्लास्टोमिया विद डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स वर चूज्ड। ठीक है, तो ऐसे एम्ब्रियो को लिया गया जिनके साइटोप्लाज्म में क्या है, डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स हैं, जिनके साइटोप्लाज्म में क्या अलग अलग रंग देखने को मिल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अगेन स्टडी इजी हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो ऑर्गन्स कैन बी इजीली ट्रेस्ड। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसकी स्टडी इस तरीके से स्टडी करी थी फर्स्ट टाइम कॉन्क्लिन ने, जिन्होंने फेट ऑफ स्टाइला पार्टिटा का देखा था, मतलब स्टाइला पार्टिटा के ऊपर उन्होंने स्टडी करी थी कॉन्क्लिन ने। ठीक है, हुआ क्या था, जैसे कि आपका स्टाइला पार्टिटा का एम्ब्रियो दिखा रहेगा, जब 8 सेल्ड स्टेज थी। ठीक है, जब उसमें अभी तो बहुत ढेर सारे सेल की स्टेज है, तो जब 8 सेल्ड स्टेज थी तो हुआ क्या कि उसमें 2 जो ब्लास्टोमियर्स थे वो इस तरीके से येलो शेड में थे। ठीक है, 8 सेल स्टेज में 2 ब्लास्टोमियर्स वर येलो इन शेड। तो उन्होंने क्या करा, उसके उस पूरे सेल्स की स्टडी करी, वो येलो कलर के सेल्स कौन से ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। तो लेटर ऑन पता चला कि जो येलो कलर के सेल्स हैं, इन्होंने लेटर ऑन मसल की फॉर्मेशन करी इन द स्टाइला पार्टिटा। ठीक है, स्टाइला पार्टिटा एक ट्यूनिकेटा है। तो उन्होंने ये देखा, कॉन्क्लिन ने, उन्होंने स्टाइला पार्टिटा का सेल देखा, 8 सेल जब स्टेज थी एम्ब्रियो की, तब वहाँ पे टू कौन से थे, येलो कलर्ड सेल्स थे। तो उन्होंने उनका फेट चेक किया और लेटरली उन्होंने क्या फॉर्म करी, मसल्स की फॉर्मेशन करी। ठीक है, तो मसल फॉर्मिंग सेल हैड येलो कलर derived from region of cytoplasm found one particular pair of blastomere at 8 cell stage। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि एक पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर देखा गया था जिसमें क्या थे, येलो कलर सेल थे और दे हैव फॉर्म द मसल्स। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट की तरफ को बढ़ते हैं। फिर सेकेंड स्टडी आती है, दैट इज़ द डाई मार्किंग। ठीक है, तो डाई मार्किंग में क्या होगा, अब देखो सारे के सारे एम्ब्रियोज से कलरफुल होते नहीं हैं कि सबके पास अलग अलग कलर्स हों। मोस्टली एम्ब्रियोज होते हैं ये कलरलेस होते हैं या फिर एक ही कलर शो करेंगे, है ना। तो इसलिए हमने सेकंड तरीका लिया जिसमें कि हमने खुद से डाई इंड्यूस करी है सेल्स में। ठीक है, हमने इस एम्ब्रियो को खुद से कलरफुल बनाया है इस प्रोसेस में। पहले फर्स्ट प्रोसेस में क्या था, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इन लिविंग एम्ब्रियो, उसमें हमने ऐसे सेल्स दिए जिनमें नेचुरली कलर था। इसमें क्या, हमने कलर डाला है उनमें एम्ब्रियोज में। ठीक है, तो मोस्ट एम्ब्रियोज आर नॉट कलरफुल, हमको पता है सारे के सारे एम्ब्रियोज कलरफुल नहीं होते। तो अब हुआ क्या, इन 1929 वोग्ड एक साइंटिस्ट था जिन्होंने फेट्स ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ एम्फीबियन एग देखा बाय अप्लाइंग वाइटल डाई इन द रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो उन्होंने वोग्ड ने किया क्या कि उन्होंने एक एम्फीबियन एग लिया। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या, वाइटल डाई अप्लाई करी अलग अलग पोर्शन में, मतलब सारे सेल में नहीं। ऑब्वियस बात है, अगर सपोज मेरे पास सेल है और उसमें सब में मैं वाइटल डाई अप्लाई कर ले रही हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन सा पार्ट क्या बन रहा है। तो उन्होंने क्या किया, सपोज कुछ जो सेल्स थे वो ऐसे करके एक एक सेल छोड़ के या फिर अलग अलग रंग की डाई जो है कर दी। ठीक है, अब हुआ कि फिर इनकी स्टडीज़ करना तो बहुत ईजी है। जो रेड है, सब येलो हैं तो उनमें से रेड 3 ही है, तो 3 की स्टडी करना तो बहुत ईजी है। अगर सपोज मैंने सिर्फ 2 ही रेड करे तो उनकी स्टडी करना भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एम्फीबियन एक एग लिया, वोग ने एक एम्फीबियन एग लिया और उस पर उन्होंने वाइटल डाई अप्लाई करी। अब वाइटल डाई करती क्या है, वाइटल डाई स्टेन करती है सेल को बट बिना किल किए। ठीक है, तो सारी डाइज जो होती हैं वो ऐसे सूटेबल नहीं होती हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। कुछ ही डाई सूटेबल होती हैं, जैसे कि वाइटल डाई जो कि आपकी सेल को किल नहीं करती हैं। ठीक है, तो हमने करना भी यही है। हमने जो वोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एम्फीबियन एग लिया, उसमें वाइटल डाई लगाई अलग अलग रीजन ऑफ इंटरेस्ट में, जो भी उनके रीजन ऑफ इंटरेस्ट थे, एंड देन फिर उन्होंने फेट चेक किया। अब बट हुआ क्या, अगर ये सेल बार बार डिवाइड करेगा, ठीक है, 1 बारी किया, 2 बारी किया, ऐसे करके 4 बारी किया, 8 बारी किया, तो एक स्टेज ऐसी भी तो आएगी जब इसके जो कलर है, अब हमने डाई अप्लाई करी, नेचुरल डाई होती तो शायद कलर वैसे का वैसा रहता है, पर अगर ये बार बार डिवाइड करेगा तो इसका कलर क्या होने लग जाता है, डाइल्यूट होने लग जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, विद अगर सेवरल सेल डिविजन्स हो जाते हैं उन सेल्स के, तो इनका जो कलर होता है, जो वाइटल डाइस का कलर होता है, वो धीरे धीरे करके डाइल्यूट होने लग जाता है और हम लोग इन्हें इतना ईजिली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो डाई मार्किंग का यही लिमिटेशन है, दैट इज दे बिकम मोर डाइल्यूटेड विद ईच सेल डिविजन। ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन के साथ धीरे धीरे करके डाइल्यूट होने लग जाते हैं, इसीलिए इसकी जगह पे आप फ्लोरोसेंट डाइस का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एज पिक्चर दिखा रखी है, ये आपका वोग ने क्या किया, उन्होंने आपके एम्ब्रियो ऑफ रॉक में अलग अलग जगह पे, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि ये डाई चिप्स है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस पर डाई कर दिया, लेटरली इसका फिर चेक किया कि किस तरीके से कौन सा पार्ट किसकी फॉर्मेशन कर रहा है। तो वोग ने किया क्या, वोग ने एक स्लाइड ली। ठीक है, उस स्लाइड में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगर डाला प्लस उन्होंने वाइटल डाई ले ली। ठीक है, क्या ले ली, वाइटल डाई मिक्स कर दिया अगर के साथ। अब होगा क्या, ये दोनों मिक्स हुए, थोड़ी देर बाद जब ये सूख जाएगा
तो इसके जो एंड एरिया है जिसमें आपकी चिप जो वाइटल डाई होगी बहुत पतली होगी, मतलब थिन लेयर होगी, उसको उन्होंने कर दिया कट। ठीक है, तो उसको उन्होंने यहाँ से उस वाइटल डाई के जो पार्ट है जो अगर के साथ मिक्सड है उसको कट कर दिया और धीरे धीरे करके उन्होंने चिप्स को, छोटे छोटे चिप्स को पकड़ा और एम्ब्रियो में रखना स्टार्ट किया। सपोज ये आपका एम्ब्रियो था, धीरे धीरे करके उन्होंने चिप्स पकड़े और इसके ऊपर रख लिए, जैसे कि उन्होंने ऐसे करके चिप्स रख दिए। अब होगा क्या कि थोड़ी देर बाद जो ये नीचे के सेल्स हैं वो स्टेन हो जाएंगे, उनके पास एक कलर आ जाएगा ऐसे करके, है ना। तो उन्होंने फिर इन चिप्स को रिमूव कर दिया। अब देखो, पहले इस एम्ब्रियो में सारे सेल्स जो थे वो रेड कलर के थे। अब जब उन्होंने इसके ऊपर वाइटल डाई लगाई अगर के साथ, तो अब इसके कुछ सेल्स जो हैं वो स्टेन्ड हो गए हैं और बाकी के सेल्स वैसे ही। तो अब ऑब्वियस बात है कि इनका जो फेट है, उनका जो लीनेज है, उनको समझना मेरे लिए या फिर वोक के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। तो हमारे पास सेकेंड जो फेट मैपिंग का तरीका आता है वो आता है डाई मार्किंग का, जो कि फर्स्ट टाइम किया था वोक ने। ठीक है, तो हम इसका थ्योरी पढ़ते हैं। दैट इज वोक मिक्स सच डाइज विद अगर एंड स्प्रेड ऑन माइक्रोस्कोप स्लाइड। तो वोक ने क्या किया, ऐसी सच डाइज ली और उसको स्प्रेड कर दिया माइक्रोस्कोप की स्लाइड में। ठीक है, देन एंड्स ऑफ द डाइट अगर वर वेरी थिन, जो उसके एंड्स थे, जो ये वाला पार्ट था वो बहुत ज़्यादा पतला था। ही कट चिप्स फ्रॉम दीज एंड्स एंड प्लेस देम ऑन फ्रॉग्स एम्ब्रियो। और उसने क्या किया, उसने उन पतले थिन पार्ट को कट किया और फ्रॉग के एम्ब्रियो के ऊपर रख दिया। आफ्टर डाई स्टेन द सेल्स ही रिमूव्ड अगर, जैसी डाइज ने क्या किया, स्टेन कर दिया, स्टेनिंग कर दी, तो उन्होंने अगर चिप्स को रिमूव कर दिया। नाउ फॉलोड द स्टेन सेल मूवमेंट, और फिर उन्होंने चेक किया कि जो स्टेन सेल है वो किस तरीके से अपना लीनेज शो करते हैं। ठीक है, ना हमारे पास थर्ड पार्ट आता है, दैट इज अ जेनेटिक लेबलिंग। तो अभी तक का जितनी भी प्रोसीजर्स थी उनमें एक एक डिमेरिट हमें देखने को मिल ही जा रहा था, पर जो जेनेटिक लेबलिंग है ये एक परमानेंट मार्किंग टेक्निक है। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या, हम इसमें काइमरा की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि सपोज आपके पास एक क्वील का एम्ब्रियो है। ठीक है, क्वील एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसका जो एम्ब्रियो था वो 1 डे ओल्ड था, और वहीं पर हमने एक चिक का एम्ब्रियो लिया जो कि क्या था, 1 डे ओल्ड था। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया साथ में। अब उससे क्या हुआ, हमारे पास चिक क्वील काइमरा की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जब इसकी माइक्रोस्कोप में स्टडी करी तो होता क्या है, इन दोनों के जो सेल्स हैं, ऑब्वियस बात है अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं, तो होता क्या है कि जो इनके सेल्स होते हैं वो अलग अलग ईजिली अंडर द माइक्रोस्कोप डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। कैसे, जैसे कि जो क्वील के सेल्स होते हैं वो डार्कली स्टेन्ड होते हैं क्योंकि उनका हेटेरोक्रोमैटिन ज़्यादा कंडेंस्ड होता है, वेयर चिक के सेल्स जो होते हैं वो लाइटली स्टेन्ड रहते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एंड ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेल क्या बना रहे हैं इनमें भी। ठीक है, तो जेनेटिक लेबलिंग इज़ अ परमानेंट मार्किंग टेक्निक as we have studied. So create embryo in which same organism contains cells with different genetic constitution. तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें अलग अलग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के एनिमल्स को साथ में मिक्स कर दिए, है ना। तो इसमें काइमरा की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ काइमेरिक एम्ब्रियो। तो इसमें क्या होता है, काइमेरिक एम्ब्रियोज बनते हैं। अब काइमेरिक एम्ब्रियोज क्या है, ऐसी एम्ब्रियो जिसमें आपके पास क्या हो, एक से ज़्यादा जेनेटिक सोर्सेज हों टिश्यूज़ के। ठीक है, दैट इज़ एम्ब्रियो मेड फ्रॉम टिश्यूज़ ऑफ मोर देन 1 सोर्स। दैट इज़ कि अगर हम इस सेल की स्टडी करें जो इससे ग्राफ्ट होकर बना है, तो उसमें हो भी क्या रहे, उसमें आपका एक तो क्वील एम्ब्रियो का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक चिक का होगा। तो उसमें 2 टाइप के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट, ये सिंगल टाइप के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बना है। तो इसी टाइप के एम्ब्रियो को हम काइमेरिक एम्ब्रियोज कहते हैं। दैट इज़ द एम्ब्रियोज मेड फ्रॉम द टिश्यूज़ मोर देन 1 जेनेटिक सोर्स। मतलब वो टिश्यूज़ जो हैं वो एक से ज़्यादा जेनेटिक सोर्सेज से आए हुए होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है चिक क्वील का काइमरा। ठीक है, तो समझ आ गया है। तो जेनेटिक लेबलिंग एक परमानेंट टेक्निक है। इसमें हम 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो एनिमल्स होते हैं उनको साथ में ट्रांसप्लांट कर लेते हैं एंड देन उनकी स्टडीज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट आता है आपका ट्रांसजेनिक डीएनए काइमरा। तो इसमें क्या होगा, हम इसमें ट्रांसजीन की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब बेसिक बात क्या है कि 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की एनिमल्स को साथ में हम मर्ज करके उनका डेवलपमेंट नहीं देख सकते। कई बार इनका डेवलपमेंट होगा, जैसे कि चिकन क्वील के केस में देखा जाता है, बट कई बार इनका डेवलपमेंट नहीं भी होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को ले सकते हैं। दैट इज़ हमने 2 ऐसे ऑर्गेनिजम्स लिए, मतलब हमने 2 ऑर्गेनिजम्स लिए, एक को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया दूसरे ऑर्गेनिज्म के जैसा। तो उसमें क्या होगा, हम इजीली स्टडी कर पाएंगे, मतलब वो एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, रिसेप्टिव हो जाएंगे और उनकी स्टडी लाइक जैसे हम काइमेरिक एम्ब्रियोज की कर रहे थे वैसी इनकी भी स्टडीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ इन सच टेक्निक द जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैन बी ट्रेस्ड ओनली टू दो सेल्स दैट एक्सप्रेस
जेनेटिक मॉडिफिकेशन उन्हीं सेल्स का किया जा सकता है जो कि उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसका अनदर वे क्या है, वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है। सपोज आपके पास कोई वायरल डीएनए था, ठीक है, वायरल डीएनए हो या फिर आरएनए हो, तो आपके पास वायरल मटेरियल था, उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें हमने जीएफपी डाल दिया। जीएफपी क्या होता है, फ्लोरोसेंट प्रोटीन होता है। तो जब मैं इसके डीएनए में जीएफपी डालूंगी तो होगा क्या कि इसका जो डीएनए है वो थोड़ा शाइन करने लग जाएगा। जैसे ही हम उसे मतलब स्टेन मतलब हम उसे माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो फिर ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस शो करता है। ठीक है, तो सपोज इसका ये वाला पार्ट जो है वो जीएफपी से स्टेन हो गया। नाउ लेट अस अज्यूम कि हमने इस जो वायरल डीएनए है इसको पकड़ के मैंने एक मैच्योर एम्ब्रियो में डाला, तो होगा कि अब ये तो वायरल डीएनए है। हमने इतना ध्यान रखना है एक चीज़, दैट इज़ जो वायरल डीएनए होना चाहिए ये नॉन वायरुलेंट होना चाहिए। नॉन वायरुलेंट का मतलब क्या है कि ये एम्ब्रियो को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे वायरल नहीं देना चाहिए, उसे इन्फेक्ट वैसे नहीं करना चाहिए कि एम्ब्रियो को हार्म पहुंचे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने इस वायरल डीएनए को एम्ब्रियो में डाला, तो ऑब्वियस बात है इसे इन्फेक्ट करेगा, इसके डीएनए के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अब नाउ जो एम्ब्रियो का डीएनए होगा उसके पास अपना डीएनए तो है ही, ठीक है, अपना उसके पास डीएनए है क्योंकि इसका सर्कुलर होता है, बट इसके अलावा इसमें क्या होगा, वायरस का भी डीएनए होगा जिसमें जीएफपी प्रोटीन है। सपोज यहाँ पे इसके पास जीएफपी प्रोटीन वाला पार्ट आ गया, तो कुछ ही सेल्स, अब सारे के सेल्स हमने इन्फेक्ट नहीं करने, हमने क्या करने, कुछ ही सेल्स इसमें जो ऐसा वायरल देखना है जो कि एक पर्टिकुलर साइट को इन्फेक्ट करता हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, कुछ सेल्स के पास जो है ऐसे करके जीएफपी आ जाएगा एम्ब्रियो में। अब हम उनकी स्टडी ईजिली कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस। हाउ, क्योंकि ये जो जीएफपी प्रोटीन है अंडर द माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस ये ग्रीन फ्लोरोसेंस शो करेगा, है ना। तो हम इसे पढ़ते हैं एक बारी के लिए। इट इज इन्फेक्ट सेल्स ऑफ एन एम्ब्रियो विद वायरस, ठीक है, whose genes have been altered such that they express the gene for fluorescently active GFP। तो हमने क्या करा, हमने एक एम्ब्रियो लिया, उसको इन्फेक्ट कर दिया वायरस से। किससे इन्फेक्ट कर दिया, हमने उसे वायरस से इन्फेक्ट कर दिया जिसके जीन्स हमने ऑलरेडी ऑल्टर कर रखे थे, वो भी फ्लोरोसेंट एक्टिव प्रोटीन से, जैसे कि जीएफपी से। तो हमारा वायरल डीएनए जो था उसके पास ऑलरेडी जीएफपी था, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ग्रीन फ्लोरोसेंस दिखाएगा। ठीक है, और हमने उस वायरल डीएनए को जाके एम्ब्रियो में डाल दिया, एम्ब्रियो के कुछ सेल्स में इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, आप जीन ऑल्टर्ड को ट्रांसजीन, जो जीन ऑल्टर हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसजीन कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें डीएनए, अपना तो डीएनए है ही है, इसके अलावा उसमें अनदर स्पीशी का भी डीएनए है। तो ऐसे जो सेल्स होते हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें अपना और दूसरा दो टाइप के मटेरियल्स देखे जाते हैं, उसे हम ट्रांसजीन कहते हैं। ठीक है, सो व्हेन इन्फेक्टेड एम्ब्रियो सेल्स आर ट्रांसप्लांटेड इनटू वाइल्ड टाइप होस्ट, ओनली डोनर सेल्स विल एक्सप्रेस जीएफपी, दिस एमिट्स द विजिबल ग्रीन कलर। तो अगर सपोज आपने उस एम्ब्रियो को, उस इन्फेक्टेड एम्ब्रियो को किसी मैच्योर सही वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो में डाला, तो ऑब्वियस बात है कि जो आपका इन्फेक्टेड एम्ब्रियो उसका तो फ्लोरोसेंस जब हम उसे माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करेंगे तो ग्रीन कलर का शो करेगा, वेयर जो वाइल्ड टाइप का आपका एम्ब्रियो है वो नॉर्मल कलर शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फ्यू सेल्स ऑफ ये एम्ब्रियो को इन्फेक्ट कराते हो तो फिर कुछ सेल्स ही उसमें क्या करेंगे, ग्रीन फ्लोरोसेंस को इंड्यूस कराएंगे। तो इसकी हेल्प से भी हम ईजिली क्या कर सकते हैं, आपका स्टडी ऑफ दी एम्ब्रियो कर सकते हैं कि कौन सा जो ग्रीन फ्लोरोसेंट पार्ट है हम उसे ईजिली देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि वो कैसे अपना सेल लीनिएज शो कर रहा है एंड किस तरीके से अपना डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन करके दिखा रहा है। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।